चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 6। दक्षता अभ्यास हम लोग 6 हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, है ना। इस तरह से ए से लेकर डी तक दिया गया है, 4 प्रश्न है। चलिए हम लोग बारी बारी सबको हल कर लेते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न में हम लोग ए को हल करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है 1/3 यक्स प्लस 5, इस तरह से हमें बराबर 6, इस तरह से हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इसमें हम लोग को हल करना है समीकरण को, मतलब एक्स का हम लोग को वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको 1 या तो चाहें तो इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसी तरह से हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर की इधर प्लस में है तो ये बराबर, चलिए 1/3 एक्स तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस में 5 है तो बराबर को उधर भेज देंगे तो ये ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है, ऋण 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x/3 है बराबर की इधर, ठीक है, क्योंकि एक में x का गुणा करेंगे तो x/3 ही आ जाएगा, ठीक है। 6 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको 1 ही मिलकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भागा में है, बराबर की इधर कोई चीज़ भेजेंगे बराबर को उधर तो ये गुणा में हो जाएगा, तो यह जाएगा 1/3, मतलब बराबर हम लोग का x का वैल्यू कितना 3 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे ना। देखिए हम लोग को बी वाला दिया हुआ है कि 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, 0.6 ऋण 1.2 यक्स प्लस 3 बराबर ऋण 3 हमें दिया हुआ है ना। तो देखिए हम लोग को यक्स का वैल्यू निकालना रहता है, तो चलिए इस तरफ हम सिर्फ यक्स को लिखते हैं, बाकी जो भी चीज़ें बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, और यहाँ पर ऋण 1.2 यक्स है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्लस में 3 है, बराबर को उधर हम लोग भेज देंगे तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा, बराबर ऋण 3, और ऋण 3 ही तो पहले से ही था, और यहाँ पर प्लस में जो ऋण 3 है बराबर के उधर ऋण 3 में चला जाएगा, ठीक है, प्लस में था तो बराबर को उधर ऋणात्मक में चला गया, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग इसको और हल करते हैं, बाकी इसको भी हम लोग भेज देते हैं बराबर को उधर, ठीक है। यहाँ पे ऋण 1.2 यक्स हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये दोनों ऋणात्मक हैं आपस में, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे। ऋण 6 हो गया, यहाँ पे प्लस में था 0.6 तो उधर जाएगा तो ऋणात्मक में आ जाएगा, ठीक है, ऋण 0.6 हो गया, ठीक है। और देख रहे हैं ना, चलिए 1.2 यक्स, देखिए यहाँ पर ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, 6.6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जीरो के इधर ही जुड़ेगा, ठीक है, 6.6 हो गया। और देखिए ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो ये पूरा हम लोग की राशि ऋणात्मक आ गई। देखिए ऋण का हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं ना, देखिए ऋण यहाँ पर भी है, ये भी ऋणात्मक राशि है, तो कितना हो जाएगा 1.2 यक्स बराबर 6.6, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई चीज़ बराबर के इधर है गुणा में, तो बराबर को उधर हम लोग भागा में भेज देंगे, ठीक है, यक्स बराबर 6.6 बटा 1.2। और देखिए यहाँ पर 6.6 है बटा 1.2 है ना, तो देखिए हम 6.6 को क्या लिख सकते हैं, 66/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में अभी हम लोग भाग देंगे ना, तो या फिर यही 6.6 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/12, ठीक है। अभी हम लोग इसको 10 को हटाएंगे ना तो यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह, देखिए यह भागा में 10 है, यहाँ पर भागा में 10 है, 10 से 10 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी 6 से विभाजित है, ये भी 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 दूना 12 और 11 छक्का 66, तो 11 बटा हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर कितना है, यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, 5.5। चलिए तो इस तरह से एक्स का मान हम लोग का 5.5 है, ठीक है, 11 का आधा, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि क्या क्या आप कर रहे हैं, जैसे इस तरह से हम लोग का रैखिक समीकरण था, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस में था, बराबर को उधर हमने इसको भेज दिया, प्लस को इधर ऋणात्मक में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, कि प्लस, या फिर सिर्फ 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 को पक्षांतर करने पर इस तरह से, और फिर यहाँ पर हमने क्या पक्षांतर किया था, यहाँ पे प्लस 6 था तो बराबर की तरह हमने भेज दिया तो -6 हो गया था, तो हम लोग लिख देते हैं 0.6 को पक्षांतर रहेगा करने पर, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया, और यहाँ पर हम लोगों ने ना ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा किया है, तब यहाँ पर धनात्मक हो गया, ठीक है। ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, और बाकी यहाँ पर 1.2 गुणा में था तो बराबर की इधर हमने भागे में भेज ली। और यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ से दशमलव हटाना था, ठीक है।
6.6 से, तो इसको हमने 66/10 लिख लिया। 1.2 है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया 12 बटा वो अंश में 10 लिख लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसको ये भी समझ सकते हैं ना कि दोनों में हमने 10 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये सिर्फ 12 हो जाएगा। दोनों पक्ष हम 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो जाएगा, ठीक है। बाकी गुणा में रहता है तो भाग में भेज लेते। तो इस तरह से हमने 66/10 इसको लिख लेंगे। अभी इसको वापस करेंगे ना तो यहीं आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। और यहाँ पर 10/12 इसको लिख लिया ना, मतलब कि अभी इसको हम लोग वापस करेंगे तो यही 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो और 10 से 10 विभाजित कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 6 दूना 12, यहाँ पे 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 11/2 आ गया, तो ये हम लोग का 5.5 आ गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले पे। देखिए हमें सी दिया हुआ है कितना 3/7x ऋण 5 = 3 ऋण x/7। तो देख रहे हैं यहाँ पर 7, यहाँ पर भी हर में, यहाँ पर भी हर है। हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों पक्षों में 7 से भाग दे लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर ना, भाग नहीं गुणा, तभी ये समाप्त हो पाएगा, है ना। भाग दे देंगे तो और बढ़ जाएगा, से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं 3/7 x ऋण 5, और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे 3 ऋण x/7। हमने दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर दिया। अब चलिए इनका अंतर हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3/7 x, और ऋण यहाँ पे 7 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा, बराबर की इधर हम लोग करें, ठीक है, या बराबर है तो 7 × 3 और ऋण यहाँ पर हो जाएगा 7 x/7, ठीक है। समय हो गया। देखिए यहाँ 7 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 7 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3x बचा, और ऋण 7 5 35 बचा, और 7 लिखे 21 बचा। 7 से 7 विभाजित हो गया तो सिर्फ ऋण x बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऋण x है, बराबर की उधर ऋणात्मक में, बराबर की इधर आ जाएगा धनात्मक में। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 3x और कितना यहाँ पे +x आ जाएगा, और यहाँ पर 21 तो रहेगा ही। यहाँ पर ऋणात्मक में जो राशि बराबर को तो धनात्मक में हम लोग भेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ऋण x कामा, और हमने किसका 35 ऋण x, और इसका हमने ऋण 35 का पक्षांतर किया, ऋण 35 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पक्षांतर कर दिया ना, तो यहाँ पे 3 ऋण x था तो यह धन x आ गया, ऋण 35 था तो बराबर को धन 35 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3x में आप x जोड़ेंगे ना तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 में 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में ना लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भाग ही देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x बचा। यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 × 4, यहाँ पे 16 बचा, ठीक है। 5 में से 4 घटा दिया, 16 बचा है, तो 4 × 4 = 16 होता है, तो x का वैल्यू हम लोग को 14 निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग डी वाले पे। डी हमें दिया हुआ है 3 5x ऋण 7 कोष्टक बंद +2 9x ऋण 11 बराबर 4 8x ऋण 7 -5 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 का हम इसमें अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 = 15x, 3 का हमने इसमें भी गुणा कर दिया तो ऋण 7 लिखे 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ये तो धनात्मक में ही है, बाकी जो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वहीं लग जाएगा, क्या क्योंकि धन में धन का गुणा होगा तो यहाँ पे धनात्मक ही राशि बचेगी। यहाँ पे धन में था या ऋण में था तो यहाँ पे ऋणात्मक राशि बचेगी, ठीक है। प्लस आगे हम लोग लिख लेते हैं 9 दूना 18x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का हम लोग इसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 2 का इसमें भी करेंगे क्योंकि कोष्टक है, तो इस पद में भी होगा, इस पद में भी होगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ऋण 22, ठीक है। अच्छा बराबर के उधर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 ना, तो 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। 32x, और यहाँ पर 7 में भी गुणा होगा, 7 चौक 28, यहाँ पे ऋणात्मक राशि थी तो इसीलिए यहाँ पे ऋणात्मक आ गया, और बाहर ऋण 5 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 15x है, यहाँ पर 18x है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है। देखिए 15 में 8 5 13 होता है, तो यहाँ पे एक हासिल हो जाएगा 33 हो जाएगा 33x,
हमने देखी 15x, यहाँ पे 18x, समान राशियों को एक में जोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ऋण 21 है, यहाँ पे ऋण 22 है, इनको साथ में हम लोग जोड़ देते हैं तो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 43 आ गया, ठीक है। अच्छा, बराबर की उधर कितना 32x तो रहेगा ही, ठीक है। और देखिए ये दोनों समान राशि हैं, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 8 5 13 हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हैं इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। 8 5 13 को 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 हासिल 3, 33 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्लस 33 है, इधर से हम लोग 32x को इधर बुला लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू ही प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 33x, ठीक है। यहाँ पे प्लस में है, बराबर की इधर ये राशि तो ऋणात्मक में आ जाएगी 32x, ठीक है। और यहाँ पर ऋण 33 तो है ही, यहाँ पे जो प्लस में है ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, बराबर के धनात्मक में आ जाएगा 43। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 32x कामा आपने, और किसका पक्षांतर किया था हमने, इसका ना, ऋण 43 का, ऋण 43 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। यह ऋणात्मक में था तो बराबर को तो धनात्मक में चला गया, और यहाँ पर धनात्मक में था बराबर के तो ऋणात्मक में गया। 33x में से 32x घटाएंगे तो सिर्फ x ही बचेगा, ठीक है, एक x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं धनात्मक वाली राशि अधिक है और ऋणात्मक वाली कम है, तो और इसमें से हम लोग घटाएंगे ना तो सिर्फ 10 आएगा, वो भी धनात्मक का, तो इसलिए x का वैल्यू हम लोग का 10 निकल कर आ गया। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का सभी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। चलिए हम लोग हल दूसरे वाले कर लेते हैं। देखिए कह रहा है ना, कोई संख्या लीजिए, उसमें उसका 5 गुना कीजिए, है ना, 5 का गुणा कर दीजिए और उसी संख्या में 3 का गुणा कर दीजिए। 5 गुना में से 3 गुना घटाएंगे ना तो आपको 18 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मानकर हल कर लेते हैं। माना वह संख्या x है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे संख्या का 5 गुना, 5 गुना क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना कर दिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 10 रहता, 10 का 5 गुना करते तो कितना हो जाता, 50 हो जाता, इसलिए ये संख्या x था तो इसका 5 गुना यह हो गया। और हम लोग लिख देते हैं संख्या का 3 गुना भी कर देते हैं हम लोग, जैसे प्रश्न दिया उस हिसाब से करते हैं हम लोग, ठीक है। संख्या का 3 गुना 3x हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम लोग को बोला है ना, बोला है कि 5 गुना में से 3 गुना घटा दीजिए, तो 5x ऋण 3x जब घटा रहे हैं तो आपको 18 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से रैखिक समीकरण हम लोग बन गया। बाकी हल करके हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 5x में से हम 3x घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 2x प्राप्त होगा, ठीक है, और बराबर 18। तो यहाँ पे दो का हम लोग दोनों पक्ष में भाग ही दे देते हैं, ठीक है। बाकी जानते हैं यहाँ पर गुणा में है तो बराबर को तो भागा में चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 9 ही आ गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए कि 9 में आ रहा है कि नहीं, 9 का ना 5 गुना कर दीजिए, 9 5 45, हमने 45 कर दिया, घटाना है हम लोग को, और इसका 3 गुना 9 3 27। अच्छा हम लोग घटा रहे तो देख रहे हैं कि 18 के बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना, जैसे प्रश्नानुसार दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे 45 में से हम 27 घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक हासिल लेंगे 15, 15 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपको बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 3, 3 में से 2 घटा देंगे 1, आपका 18 ही आएगा। देख रहे हैं ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, मतलब हम लोगों ने सही किया। इस तरह से इस प्रश्न का हल कितना हो जाएगा हम लोग का 9। चलिए हम लोग लिख देते हैं वह संख्या 9 है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, 2 क्रमांकगत विषम संख्याओं का योगफल उसके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले को। देखिए पहले तो हम लोग 2 विषम संख्याएं मान लेते हैं ना। देखिए दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे ना, और उसका जब दोनों संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे तो मतलब 6 का गुणा करेंगे तब उस संख्या के बराबर होंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए माना 2 क्रमांकगत विषम संख्याएं, हम लोग विषम संख्या मानते हैं तो मानते हैं हम लोग क्या 2x + 1 मानते हैं, ठीक है, और कामा 2x + 3 है, ठीक है। यही 2 क्रमांक विषम संख्या हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग लिख देते हैं दोनों विषम संख्याओं
का योगफल, ठीक है। अच्छा योगफल हम लोग कर लेते हैं, देखिए 2x प्लस कितना 1 और प्लस 2x प्लस 3। और चलिए थोड़ा हम लोग ना इसको चाहे तो हल भी कर सकते हैं, चलिए थोड़ा हम लोग हल ही कर लेते हैं इसको। देखिए 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3, है ना, कोष्टक हमने खोल दिया। तो देखिए 2x कितना 4x हो जाएगा, 4x और 2 और 3 को यहाँ पे 1 और 3 है ना, 1 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया, ठीक है। चलिए तो और लिख देते हैं, दोनों विषम संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। चलिए तो 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग को जोड़ने के लिए बोला था तो जोड़े थे, लेकिन अब घटाने के लिए बोल दिया तो घटा देते हैं, कितना 2x और प्लस 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये छोटी संख्या होगी पहली वाली और यह वाली बड़ी संख्या होगी, क्रमागत संख्या, है ना। तो हम लोग को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, नहीं तो सब ऋणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। तो और मतलब जो हम लोग का समीकरण बनेगा ना वो बराबर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम चलिए बड़े वाले को पहले घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। प्लस 3 और ऋण कितना 2x प्लस 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, कोष्टक हम लोग खोल ले रहे हैं, 2x प्लस 3, यहाँ पे यह ऋणात्मक, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको भी ऋणात्मक कर देगा। तो देखिए 2x धनात्मक में है, 2x ऋणात्मक में, यह तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 3 बचा, 3 में से 1 घटा देंगे तो सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग कर ले रहे हैं, प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों का योगफल में से और जो दोनों विषम संख्याओं का अंतर है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं, विषम संख्याओं का योग बराबर, मतलब योगफल बराबर दिया हुआ है कि 6 गुना करना है, जो आपको अंतर आया है इसमें ना 6 गुना करना है, हम लोग लिख देते हैं विषम संख्याओं का अंतर, चलिए तो विषम संख्याओं का योगफल हम लोग को हल कर दिए हैं। देखिए अगर हल नहीं करेंगे ना तो आपका तो इतना ही रहेगा, मतलब जो ये वाली राशि है ना, मान लेते हैं कि जैसे कि आप सिर्फ योगफल कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना ही सिर्फ रहेगा आपका 2x प्लस 1 एक कोष्टक में प्लस 2x प्लस 3 ये एक कोष्टक में, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2x प्लस 3 और ऋण 2x प्लस 1 ये वाली राशि रहेंगे और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको हल कर लिया तो चलिए ये वाला हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4 और यहाँ पे 6 गुणा करना है और विषम संख्याओं का अंतर हम लोगों को कितना 2 निकल कर आया है, 6 गुणते 2, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और देखिए प्लस में ये इधर ना बराबर को उधर हम लोग देखिए 6 दूना ये तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में था बराबर को उधर ऋणात्मक में भेज देते हैं, प्लस में बराबर को उधर ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है। देखिए 4x और 12 में से 4 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 तो x का वैल्यू कितना 2 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग का 2 निकल गया ना, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो 2 दूना 2 में 2 का गुणा कर 2 दूना 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, या 5 हम लोग को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 x का वैल्यू 2 निकाल कर आया है, 2 दूना 4 और 4 3 7 यहीं पर आ जाएगा, 5 7 आ जाएंगी वो संख्या। चलिए तो हम लोग इस बात को लिख भी लेते हैं, ठीक है। दोनों क्रमागत विषम संख्याएं 5, 7 हैं, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हम लोग को प्रश्न दिया था ना, 2 क्रमांक विषम संख्याओं का योगफल उसके अंतर का 6 गुना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 क्रमागत संख्याएं इस तरह से मान लिया, ठीक है। दोनों विषम संख्याओं का हमने योगफल निकाला है ना, दोनों को जोड़िए तो इतना आ गया हम लोग को, हमने इसको हल कर दिया था तो हम लोग को इतना आ गया। अच्छा दोनों विषम संख्याओं का अंतर जब इसमें से हम लोगों ने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया ना, देखिए 5 में 7 घटाएंगे 2 ही आएगा, ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने इस तरह से घटाया, ठीक है, जो हम लोग माने थे इस वाले संख्या में से हमने इसको घटाया तो हम लोग का जो कि 2 निकल कर आ गया, ठीक है। अब प्रश्न बोला था ना कि दोनों का योगफल के अंतर का 6 गुना है, मतलब कह रहा है ना कि योगफल को बराबर किधर रखेंगे और आपको जो अंतर है उसको बराबर किधर रखेंगे, तो 6 का गुणा करेंगे ना तब दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें कर देंगे, योगफल वाला पहले से ही बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो अंतर वाले में हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, और बाकी हमने इसको हल कर दिया तो x का वैल्यू 2 निकल कर आया। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1 5 आ गया, तो एक विषम संख्या 5 मिली और यहाँ पे 2 दूना 4 4 और प्लस 3 4 3 7 आ गया। तो इस तरह दोनों विषम क्रमागत संख्याएं हमको क्या मिली 5 7 हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना
कि एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है ना, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को दे देता है, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को, तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। ठीक है, उसने कुल कितने फूल चुने थे? चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले को। देखिए हम लोग मान लेते हैं ना कि वह x फूल चुना है, ठीक है, उसका हम लोग 1/2 माली को दिया है, लेकिन जब सब फूलों को जोड़ेंगे ना तो वह जितना तोड़ा था उतना ही फूल रहेगा। चलिए हम लोग कर देते हैं, मान लेते हैं, माना व्यक्ति बाग से कुल ना x फूल तोड़े थे। देखिए जैसे कि दिया हुआ है ना हम लोग को, जैसे मान लेते हैं कि उसने जितना भी फूल तोड़ा, मान लेते हैं कि चलिए अगर x फूल अगर कुल तोड़ता है ना तो इसका कह देता कि वो जैसे कि आधा माली को दे देता है ना, 1/2, मतलब इसका 1/2 करते, मतलब 1/2 से इसमें हम गुणा कर देते तो यहाँ पर हो जाता 50। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 100 फूल रहता है, तो अगर 100 फूल रहता है ना, 100 फूल रहता तो इसमें से क्या कर देता, वो 50 फूल कितना माली को दे देता, फूल माली को। ठीक है, अब देखिए और बोल रहा है कि इसका 1/4 भाग फूलदान के लिए, तो जैसे कि अब 100 फूल था टोटल, तो 100 फूल का कितना करता है, 1/4 करता, तो 25 चौका 100 होता है, तो मतलब कि 25 फूल वो किसको दे देता, 25 फूल इसको दे देता ना, फूलदान के लिए रख देता। ठीक है, फूलदान के लिए। तो इसी तरह देखिए फूल तो आपके पास टोटल जितने हैं उतने ही रहेंगे, 100 फूल हैं तो आपके पास 100 ही रहेंगे, तो इसी का 50 मतलब इसका आधा दे दिया फूल माली के लिए, और इसका मतलब जब 1/4 किया गया तो जो 25 फूल बचा वो कितना इसको दे दिया था ना, फूलदान के लिए रख दिया था। तो आप कितना हो ये बांटेंगे ना, तो 100 ही फूल को बांटेंगे। ठीक है, इसका आधा इसको दे दिया, 25 इसको दे दिया, तो इसी तरह कुल फूलों को जोड़ेंगे ना तो हम लोग को कितना निकल कर आएगा, इतना ही निकल कर आएगा जितना टोटल फूल रहेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए अब हम लोग के पास टोटल x फूल था। ठीक है, अब x फूलों में उतना 1/2, x का 1/2 मतलब x/2। ठीक है, यह माली को दे दिया है, 1/4 भाग फूलदान को। ठीक है, तो मतलब x में x का 4 भाग एक दे दिया फूलदान के लिए। ठीक है, तथा 1/6 ना, मतलब x/6 भाग ये दे दिया अपने पुत्र को दे दिया है। ठीक है, और प्लस 1/18 भाग मतलब x/18 ये अपनी पुत्री को दे दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अभी एक फूल बचता ही है इसके पास से, मतलब एक अभी बच रहा है। ठीक है, तो एक जोड़ देंगे जो कि टोटल कितना x फूल है इसी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए हम लोग को x फूल मान लिया। ठीक है, इसका आधा भाग बोल रहा था कि यह जिसको भी दे दिया था। ठीक है, माली को दे दिया, फूलदान को दे दिया इतना। ठीक है, इतना भाग अपने पुत्र को दे दिया, इस तरह से दे दिया था, तो शेष अंत में इतना एक फूल बच भी रहा था। तो लेकिन इन सभी फूलों का जितना विभाग कर था ठीक है, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे ना तो यह x के बराबर ही आएगा, टोटल फूल इतने ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इन सब का लसा हम लोग ले लेते हैं। चलिए इन सब का लसा हो जाएगा 18 दूना 36, है ना, क्योंकि देखिए 4 से अगर 18 हम लोग इसका लसा लेना तो यह 4 18 को विभाजित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो और 6 भी नहीं विभाजित कर पा रहा, लेकिन 2 इसमें रहेगा तो हो जाएगा। देखिए बाकी हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए 2 है इस तरह से, मतलब कि 18 है, 6 है, ठीक है, 4 है, 2 है, ये सब संख्या है, तो इनका लसा हम चलिए निकालते हैं। 2 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से जा रहा है तो 2 से दे लेते हैं, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे कितना 3 तो रहेगा ही, 2 कमा 2 यह दोनों 1 हो गया। चलिए यहाँ पर फिर हम लोग 3 से देते हैं तो यहाँ पे 3 3 9 हो गया, यहाँ पर यह भी 3 कमा 3 हो जाएगा, बाकी यह तो 1 1 रहेगा ही, बाकी यहाँ पे 3 से दे देंगे तो यहाँ पे सब 1 1 हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का लसा बना। ठीक है, तो बनेगा कितना 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 36 लसा ले लेते हैं, 36 हम लोग का लसा हो गया। ठीक है, और इसको जो बटा 1 है ना, इसको हम लोग भी बटा 1 कर देते हैं। चलिए तो 36 लसा लेने के बाद यहाँ पे 2 से इसमें भाग देंगे ना तो यहाँ पर 18 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 36 में भाग देते हैं तो 18 बार जाएगा, 18 का यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाता है x में, तो यह 18x बना। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 9 36 होता है, 9 बार जा रहा है तो 9 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 9x बना, प्लस यहाँ पे 6 6 का 36 होता है तो यहाँ पे 6x बना, प्लस 18 दूना 36 होता है तो यहाँ पे 2x बना। ठीक है, और यहाँ पे प्लस देखिए 1 में जब आप 36 में से भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, और 36 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना x के ही बराबर, यहाँ पर ये चीज़ भागा में है, बराबर के उधर भेज देते हैं गुणा में हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सबको जोड़ भी लेते हैं। देखिए 18 है, 18 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 27, 28, 29 हो गया। और 29 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 6 35 हो जाएगा, 35x प्लस 36। और देखिए यहाँ पर ये वाला हम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो 36 में भागा है इसको बराबर के उधर हम लोग गुणा भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36x, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि धनात्मक वाली राशि यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पे 35x को हम बराबर के उधर ही भेज देते हैं, ठीक है। 36 बराबर यहाँ पर 36x, ठीक है, ऋण 35x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 36 से देखिए 36x में से 35x घटा देंगे तो सिर्फ आपका x बचेगा। x का वैल्यू हम लोग का 36 निकल कर आया है, x का वैल्यू कितना 36। देखिए एक बार हमने इसको कैसे किया, बस जितना भाग जैसे जैसे दिया था वैसे हम लोगों ने प्रश्न कर लिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस एक शेष बच रहा था, है ना, सबको बांटने के बाद एक बच भी रहा था, तो हमने इन सब का, और देखिए सभी फूलों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये जितना टोटल फूल है उस फूल के बराबर होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका लसर ले लिया, लसर आया 36, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें भाग देंगे और फिर जितना बार जाता है भागफल उसको हम लोग अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने सबको किया, ठीक है। यहाँ पर एक में हमने 36 से भाग दिया, 36 बार गया, 36 का एक में गुणा किया तो 36 हो गया, ठीक है। बाकी इन सबको हमने जोड़ा, है ना, जो x वाली राशि थी उसको हमने जोड़ लिया तो यह 35 आ गया, और यहाँ पे 36 तो रहेगा ही। और देखिए यहाँ पर जो भागा में था 36 बराबर के उधर हमने गुणा भेज दिया तो यह 36x हो गया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 35x था, 35x को हमने बराबर के उधर भेज दिया तो ऋणात्मक में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 36x में से हमने x घटा दिया तो x का मान कितना हम लोग का 36 निकल कर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं कुल फूलों की संख्या बराबर कितना 36 है। और एक बार हम ना आपको बताते हैं कि देखिए कितना फूले किसको किसको दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1/2 भाग माली को दिया था ना, देखिए हम लोगों के पास था कुल फूल है, हम लोगों ने उत्तर निकाला। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं ना कि सही हम लोग निकालें कि नहीं। कुल फूल हम लोग का है 36 फूल, ठीक है। अब बोला था कि 36 का 1/2, 36 का 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का आधा फूल, है ना। 36 का आधा हम लोग कर देंगे, 36/2, ठीक है, का आधा। यहाँ पर हो गया 18 दूना 36, तो यह 18 फूल दिया था यह माली को, ठीक है, यह माली को दिया था। चलिए 36 का 1/4, 36 का हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो यह फूल दिया था फूलदान के लिए ना। तो चलिए 4 9 36 होता है, तो यह 9 फूल ना फूलदान के लिए रखा था, ठीक है। चलिए इसके लिए दिया था। और चलिए 1/6, 36 को जब 6 से भाग देंगे ना, 6 जाएगा 36 होता है, तो 6 फूल ये कितना अपने पुत्र को दिया था, यह पुत्र को दे दिया था, ठीक है। अच्छा और देखिए यहाँ पे 1/18 मदद कर दिया था ना, 18 भाग जितना भी फूल था इसका, ठीक है। तो 18 दूना 36 होता है, तो 2 फूल ये दिया था, फूल अपनी पुत्री को दिया था। अच्छा चलिए पुत्री को दे दिया, चलिए। और शेष एक फूल बच रहा था। चलिए तो देखिए इन दोनों को हम लोग पहले साथ में जोड़ लेते हैं। देखिए 18 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 हम लोग का। चलिए इन तीनों को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 7 8 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो देखिए और यहाँ पर हम लोग जोड़ दे रहे हैं ना, तो 9 और 7, 9 7 जोड़ेंगे तो 16 को 6 हाथ में लगेगा 1, ठीक है। यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 36 फूल आ जाएगा टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो, ठीक है। यहीं पर आ गया 36 फूल, तो यही फूल था, ये सब वितरित किया था इधर उधर, तो हमने बता दिया कौन कितना किसको मिला। चलिए तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है ना, मतलब कि रबिया से 2 साल छोटी है, ठीक है, एबी, ठीक है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले इसको मान लेते हैं, ठीक है, और फिर जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग हल कर देंगे। हल हम लोग 5वां वाले करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं रबिया की आयु, माना रबिया की आयु, रबिया की आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तब ए बी ना, ए बी की आयु हो जाएगी, 2 वर्ष का अंतर है तो इससे 2 साल ये छोटी है, ठीक है। मतलब कि इसके आयु में से रबिया की आयु में से आप इसका ए बी का आयु घटाएंगे ना, 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो इसका x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप ना, जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि अगर मान लेते हैं कि इसका जो रबिया की आयु है मान लेते हैं 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष है, इसमें से हम लोग 2 साल कम कर देंगे तो ए बी का आयु हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हम मान रहे हैं बस, ठीक है। मान लेते हैं 20 वर्ष रहेगा तो 2 वर्ष इसका कम हो जाएगा। तो जैसे जब आप रबिया की आयु में से मतलब 20 में से जब आप 18 घटाएंगे ना तो कितना
2 निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नानुसार बोला था तो हमने क्या कर दिया, 2 वर्ष इसमें से कम कर दिया तो ये हम लोग का ए बी का आयु निकल गया आ गया। ठीक है, बाकी जैसे प्रश्न दिया है ना वैसे हम लोग कर लेते हैं प्रश्नानुसार। चलिए देखिए, हम लोग को प्रश्न बोला है ना रैखिक समीकरण बनाने के लिए बोला है ना, रबिया की उम्र जो है इसकी बात कर रहा है एक्स का। ठीक है, रबिया की उम्र ए बी की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम। चलिए तो जैसे रबिया की आयु बोला है ना, तो चलिए रबिया की आयु कितना हम लोगों ने माने, हम लोगों ने माना x वर्ष। ठीक है, तो रबिया की आयु x हो गया। और यह बोला है ना कि ए बी की आयु के 2 गुने, तो ए बी का आयु कौन है, यही है। ठीक है, ए बी का यही आयु है, x-2 है। ठीक है, इसी का बोला है कि 2 गुना ए बी की आयु के 2 गुने में से 6 वर्ष कम हो। ठीक है, तो दोनों की आयु ज्ञात करिए। देखिए जैसे हम लोगों ने प्रश्न दिया था कि यह 2 वर्ष कम थी ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 वर्ष का अंतर था, तो इस तरह से हमने इसका रबिया का आयु x वर्ष मान लिया, इसमें से 2 वर्ष घटा दिया तो ये ए बी का आयु निकल गया। और बाकी प्रश्न अनुसार बोला था ना कि जो रबिया की उम्र है, रबिया की आयु है ए बी की आयु का 2 गुना कर दीजिए। मतलब ए बी का हम लोग का आयु कितना था, x-2। ठीक है, रबिया का आयु हम लोगों ने x वर्ष माना, कह रहा था कि ए बी की आयु में 2 गुना करिए और 6 उसमें से घटा दीजिए। 2 गुने में से 6 वर्ष कम हो, 6 वर्ष कम कर देंगे तो यह किसके, रबिया की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रैखिक समीकरण बना लिया। बाकी इसका हम लोग हल कर देंगे ना, तो हम लोग इस दोनों का आयु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये x हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 का तो यह 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 का इसमें भी होगा तो ऋण 4 हो गया। ठीक है, और ऋण 6 तो पहले से ही। ठीक है, यहाँ पर 2x, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है आपस में जुड़ जाएगा, ऋण 4 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऋण 10 है ना, बराबर कि इधर हम इसको भेज दें तो धनात्मक हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग इधर क्यों भेज रहे हैं, ताकि देखिए यहाँ पर 2x अधिक है तो हम लोग इसको ना बराबर को उधर भेज दें ताकि हम लोग घटा सकें। ठीक है, 2x में से क्या कर देंगे, x को घटा देंगे। यहाँ पे ऋण में 10 था, बराबर को उधर में हमने धन में x भेज दिया। देखिए यहाँ पर बराबर के ऋणात्मक था, बराबर को उधर हमने धनात्मक भेज दिया। यहाँ पर x धनात्मक था, बराबर को हमने ऋणात्मक भेज दिया। देखिए तो 10 बराबर, यहाँ पे 2x में से x घटा देंगे तो x का वैल्यू हम लोग को 10 निकल कर आ गया। चलिए इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, x बराबर 10। ये हम लोग का किसका आयु निकल कर रहा है, रबिया की आयु। ठीक है, रबिया की आयु निकल कर रहा है। चलिए तो और ए बी की आयु है ना, इसमें से हम 2 वर्ष घटा देते हैं तो x में से 2 वर्ष घटा देंगे। x का मान हम लोग का 10 है, 10 में से आप 2 घटा देंगे तो ये हम लोग का 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः रबिया की आयु हम लोग को निकल कर आई कितना, 10 वर्ष, तथा ए बी की आयु 8 वर्ष। ठीक है, अच्छा देखिए दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे ना, 10 में से 8 घटाएंगे तो यह 2 वर्ष आएगा। तो देखिए तो पहला वाला संतुष्ट कर रहा है। चलिए इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके आपको दिखाते हैं ना, कि देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला था ना कि जो रबिया की आयु हम लोग को ने 10 वर्ष निकाला। ठीक है, तो देखिए 10 की यह बराबर आ रहा है कि नहीं, कह रहा है ना। यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि और रबिया की आयु, ए बी की आयु हम लोगों ने 8 वर्ष निकाला। ठीक है, इसको 10 इसको 8, तो कह रहा है कि इसका हम लोग ना 8 में 2 का गुणा कर दें। ठीक है, इसी को बोला था कि ए बी की आयु में 2 गुना कर दीजिए और उसमें से 6 घटा दीजिए। तो इसको देख रहे हैं, इसके रबिया की आयु के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 8 दूना 16। ठीक है, 16 में से 6 घटाएंगे तो जो कि 10। ठीक है, जो देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, जो दाहिना पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये बोला था ना कि ए बी की आयु में 2 गुना करके उसमें से 6 घटा दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा किसके बराबर, रबिया की आयु के बराबर। तो देख रहे हैं कि दोनों 10 बराबर है, आ रहा है ना। तो इस तरह हमको पता चल गया कि हमने सही किया। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। चलिए जब पुत्र की आयु उसमें 4 गुणा कर देंगे तो उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं छठा वाले को। ठीक है, चलिए हम लोग इस दोनों में से आप किसी को मान लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, माना पुत्र की आयु की वर्तमान आयु, हम लोग हमेशा वर्तमान आयु मानकर हल करते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पर बोला था कि उसके पिता की आयु 4 गुनी है। ठीक है, मतलब पुत्र हमेशा छोटा ही रहेगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो उसके पिता का आयु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तब हम लोग लिख देते हैं, तब पिता की वर्तमान आयु कितना, यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को 4 गुनी करने को ना, तो यहाँ पे 4 गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा, 4x वर्ष है। ठीक है, और देखिए हम लोग को प्रश्नानुसार बोला है ना
प्रश्नानुसार हमें क्या है कि 6 वर्ष बाद, अच्छा अब 6 वर्ष बाद कर दिया तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6 वर्ष बाद, है ना। फिलहाल में कोई कितना भी वर्ष का रहेगा ना, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 50 वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 56 वर्ष का हो जाएगा। तो चलिए 6 वर्ष बाद क्या स्थिति हो जाएगी, हम लोग लिख देते हैं 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, यक्स था इसका फिलहाल में, तो यक्स प्लस 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके पिता की भी आयु बढ़ जाएगी इतनी, पिता की आयु कितना, ये भी बढ़कर यहाँ पे 4x है ना, तो 4x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। दोनों 6 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसके आगे दिया हुआ है ना कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद हमने निकाल लिया कि दोनों की क्या आयु रही होगी। अब हमें दिया हुआ है ना 6 वर्ष बाद ना, तो 6 वर्ष बाद हमने निकाल लिया, ठीक है। आयु, पुत्र की आयु की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु निकाल लिए। कह रहा है ना कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु, जो पिता की आयु हम लोग की 6 वर्ष बाद क्या है, यही है, ठीक है। कह रहा है कि यह इसके बराबर कब होगी, जब आप पुत्र की आयु में ना, जब पुत्र की आयु को 2.5 गुना करके आप 6 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नानुसार हमको दिया है पिता की आयु हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस 6, इसके बराबर होगी कब, जब इसमें 2.5 का गुणा कर देंगे, 2.5 का मतलब 5/2, ठीक है, 5/2 कर देते हैं, ठीक है। 5 में आप 2 से भाग देंगे 2.5 मतलब 2.5 आ जाएगा। और या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2.5 का मतलब इस तरह 2.5 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 गुना हो जा रहे, और उसका पुत्र का आयु लिखना था ना, पुत्र का आयु को 2.5 गुने में भी 6 वर्ष, यहाँ पर दिया हुआ कि 6 वर्ष अधिक हम लोग को करना था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने रैखिक समीकरण ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 6, यहाँ पर 5/2, x प्लस 6 और प्लस 6, हर में 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए इधर भी हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6, ठीक है। 2 का इसमें भी गुणा कर देंगे, और बराबर के इधर जो भी राशि है, ठीक है, इसमें भी 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, 5/2 और कितना x प्लस 6 और प्लस 6 है, ठीक है। तो चलिए 2 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8x, यहाँ पे 6 दूना 12, ठीक है। अब 2 से हम लोग इस पद में भी गुणा कर देंगे और इस पद में भी गुणा कर देंगे, तो 2 में जब हम लोग यहीं पे गुणा कर देंगे ना, तो 2 गुणते 5/2 और कोष्टक में x प्लस 6 है और यहाँ पे प्लस 6 है, तो इसमें भी इसका गुणा हो जाएगा, 6 गुणते 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह वाला पद है, इसमें भी 2 का गुणा होगा, और 6 वाला पद है, इसमें भी 2 का गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8x तो रहेगा, ये 12 तो रहेगा ही, यहाँ पे 2 से 2 ये विभाजित है, ठीक है, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो सिर्फ 5 बच जाएगा। तो चलिए 5 बचा है ना, 5 का हम लोग अंदर गुणाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 5x, ठीक है, 5 का x में करेंगे 5x, और 6 5 30 और 6 दूना 12 बचा है, 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ पर कितना 8x, ठीक है, प्लस 12, और यहाँ पर 5x, और यहाँ पर 30 और 12 को जोड़ देंगे ना, तो जो कि आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 5x को हम बराबर को उधर भेज देते हैं ना, तो 8x में से 5x घट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, बराबर के उधर ऋणात्मक में चला गया, ठीक है। यहाँ पर 42 तो है ही बराबर के, यहाँ पे प्लस में बराबर के उधर हम लोग ऋणात्मक भेज देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर प्लस में था, बराबर के उधर ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है। और 8 में से 5 घट जाएगा तो 3x बचेगा, और यहाँ पे घटेगा तो कितना 42 में से 12 घट जाएगा तो आपका 30 बचेगा, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 3 दाम 30। देखिए इस तरह से x का वैल्यू हम लोग का 10 निकल कर आ गया, और x है क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है, ठीक है। यह 10 वर्ष हो जाएगी, तो उसके पिता की आयु कितना 10 चौको 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष है, तथा पिता की वर्तमान आयु, इसका 4 गुना था, तो 10 चौको 40 हो जाएगा, 40 वर्ष है, ठीक है। देखिए हमने किस प्रकार से किया, हम लोगों को दिया था ना कि फिलहाल में जो है, ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु ना उसके पुत्र की आयु को 4 गुनी थी, तो हमने पुत्र का आयु मान लिया x वर्ष, तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगी 4x हो जाएगी, 4 गुणा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार 6 वर्ष बाद बोला, 6 वर्ष बाद बोला ना, तो 6 वर्ष बाद हमने दोनों की आयु निकाली है, ठीक है। x वर्ष का कोई फिलहाल में रहेगा, वर्तमान आयु हम लोगों ने माना है, कोई फिलहाल में 6 x वर्ष का है, तो
यक्स प्लस 6 वर्ष हो जाएगा, पिता की आयु भी यक्स प्लस 6 वर्ष हमने लिख दिया, ठीक है, दोनों का भाई 6 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला ना कि 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, जो पिता की आयु है, पिता की आयु हमने एक तरफ लिखा, पुत्र की आयु की 2.5 गुना, जैसे पुत्र का जो आयु 6 वर्ष बाद है, ठीक है, x+6, तो इसका 2.5 गुना मतलब 5/2 करके इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 वर्ष अधिक हो जाए, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी तो हमने 6 वर्ष इसको अधिक कर दिया, ठीक है। तो बाकी हम लोगों ने इस तरह से इसको हल कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने लोगों ने कोष्टक खोल दिया था और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर हर में 2 था तो 2 से हमने गुणा कर दिया तो सब में गुणा हो जाएगा, तो ये 4 दूना 8 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। यहाँ पर 2.5 का, जब आप 2.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, तो ये कितना, इस तरह हम लोग का 5 हो गया, 5 के इसमें हमने गुणा कर दिया तो ये 5 है, 6 5 30 हो गया। यहाँ पे 6 दूना इसमें 2 का इसमें भी गुणा हो गया था तो 12 हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको हल कर दिया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को 10 निकल कर है, जो कि पुत्र की आयु था, तो हमने लिख दिया कि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु कितना, 40 वर्ष। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की से 5 सेंटीमीटर अधिक है ना, जो भी चौड़ाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक कर देंगे, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए परिमाप मतलब, चलिए एक बाउंड्री पूरा, चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हल, हम लोग 7वां वाले करने वाले हैं। देखिए पहले तो हम एक आयत यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक आयत बना दिया। चलिए तो आयत हमने बना दिया ना, तो यहाँ पर बोला है ना कि लंबाई की, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए तो मान लेते हैं चौड़ाई क्या है, यक्स सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में ही रहेगा, यक्स सेंटीमीटर का है, तो इसका जो लंबाई है वो जो चौड़ाई से कितना 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यह हो जाएगा यक्स प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया। और आयत का एक खासियत होता है कि आमने सामने का भुजा इसमें बराबर होता है, ठीक है, आमने सामने का भुजा तथा समानांतर भी रहता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है और आमने सामने का ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो परिमाप दिया, परिमाप का मतलब होता है यहाँ से आप शुरू किए ना तो बाउंड्री पर एक चक्कर मारिए, यहाँ से ऐसे 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 घूमते हुए फिर यहीं पर चले आइए, तो एक चक्कर इस बराबर दिया हुआ है कितना, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बराबर कर देंगे। देखिए यह 1 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर यह एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर, यह भी एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो 26 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना आयत का हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई यक्स सेंटीमीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 सेंटीमीटर, यही बोला था कि चौड़ाई से क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है उसकी लंबाई, ठीक है, यक्स प्लस 5 सेंटीमीटर है, हो गया, है ना। अब देखिए तो हम लोग, अब जैसे प्रश्नानुसार बोला है ना, प्रश्नानुसार बोला है कि इस तरह से एक बाउंड्री पे एक चक्कर मारे हैं तो उसका पूरा परिमाप कितना है, मतलब पूरी लंबाई कितना है, 26 सेंटीमीटर। तो चलिए सबको जोड़ लीजिए, है ना, 2 बार एक्स को जोड़ देंगे, ठीक है, 2 बार एक्स हो जाएगा और 2 बार कितना एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, और इसका कितना 26 के बराबर, सब सेंटीमीटर में है, यह सब भी सेंटीमीटर में था और यहाँ पर भी जो दिया ये भी सेंटीमीटर में हम लोग का, ठीक। तो चलिए हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, इस तरह से हम लोग को 4 एक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कोष्टक में भी लिखते हैं ना तो खोलते तो अभी भी फिर यहीं आ जाता, ठीक है, इसीलिए हम लोग ने इसी तरह लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया 4 एक्स, ठीक है, और जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 10 हो गया बराबर 26, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स, यहाँ पे प्लस में बराबर के उधर, बराबर के उधर हम लोग भेज देते हैं माइनस में, ठीक है, 26 ऋण 10, यहाँ पे 4 एक्स बराबर 26 में से आप 10 कटा देंगे ना तो 16 मिल जाएगा। देख रहे हैं दोनों पक्षों में 4 से विभाजित हो रहा है, दोनों पक्ष ना, तो दोनों पक्ष हम 4 से विभाजित कर लेंगे तो यहाँ पर 4 विभाजित हो जाएगा तो एक्स बचेगा, यहाँ पे 4 चौको 16, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना 4 निकल कर आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए तो यहाँ पर जो हम लोग की यह है चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 5 4 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 4 13, ठीक है, 9 में आप 4 जोड़ देंगे तो 13 और 13 तो ये भी दोनों मिलकर होगा, तो 13 दोनों कितना 26 हो गया। देख रहे हैं कि दोनों हम लोग का मतलब हम लोग ने सही किया है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः आयत की ना चौड़ाई कितना, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तथा लंबाई कितना है 5 4 9 ना 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बाकी इसको आप जोड़ कर भी देख सकते हैं, ठीक है।
9 में आप 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यह भी इन दोनों का भी तो लंबाई होगा 13, यहाँ पे यह भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यह भी तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबको आप जोड़ेंगे पूरी बाउंड्री की लंबाई ना, तो ये होता है हम लोग का परिमाप, आयत का परिमाप यही होता है। तो पूरी बाउंड्री की आप लंबाई जोड़ेंगे ना, तो जो कि आएगा कितना 26 सेंटीमीटर, 9 4 13 और 9 4 13, ठीक है, 13 दूना 26, तो ये आएगा 26 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि आयत की चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2 x ऋण 1 सेंटीमीटर है तथा उसके सामने की भुजा 4 x ऋण 6 सेंटीमीटर है, भुजा की माप बताइए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले प्रश्न को। देखिए एक पहले हम समांतर चतुर्भुज आपको बना कर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींच लिया और इसके यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींच लिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए यह हम लोग का बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है ना कि यह आमने सामने का भुजा इसमें बराबर रहता है, ठीक है, बराबर और समानांतर भी रहता है, बराबर और समानांतर, और यह वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि एक समानांतर चतुर्भुज है, उसकी समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, ठीक है। एक भुजा कितना 2 x ऋण 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं यही वाली भुजा है 2 x ऋण 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है ना कि उसके सामने की भुजा कितना 4 x ऋण 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में ना आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर भी रहती है, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और समानांतर भी, और ये वाली भुजा इसके बराबर और समानांतर भी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं जो लिखा है ना, ये एक ही भुजा को लिखा है, ये दोनों भुजाएं एक ही भुजा को लिखा है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर होगी, मतलब दोनों बराबर ही है। तो चलिए हम लोग उसी को पहले लिख देते हैं, 4 x ऋण 6 को पहले लिख दिया, और ये कितना 2 x ऋण 1, ये दोनों आपस में बराबर ही है। तो यहाँ पर 4 x है, यहाँ पे 2 x बराबर के उधर है धनात्मक है, बराबर के उधर ऋणात्मक में बुला लेते हैं 2 x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए ऋण में बराबर के धन में बुला लेते हैं, धन में हो जाएगा ऋण 1 तो है ही, ठीक है। तो 4 x में से 2 x घटाएंगे तो आपको 2 x ही बचेगा। और देखिए 6 x में से आप 1 घटा देंगे ना, मतलब 6 में से घटाएंगे तो आपको 5 ही आएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 5/2, यही x का वैल्यू अभी हम लोग का निकल कर आया है ना। तो देखिए यह भुजा क्या हो जाएगी, चाहे तो आप इसमें भी वैल्यू रख दें चाहे इसमें भी रख दें, ठीक है, इन दोनों का मान सही आएगा। अच्छा इन दोनों का मान सही आएगा तो हम लोग कह देंगे कि हाँ हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो जब लिखते हैं, चलिए भुजा क्या हो जाएगी, समानांतर चतुर्भुज की भुजा, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, देखिए 2 x ऋण 1 है ना, तो देखिए x के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है 5/2, तो यहाँ पर 2 तो पहले से 5 x के स्थान पर 5/2 हमने रख लिया, लेकिन ऋण 1 भी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन 2 से 2 यह विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5/5 में से 1 घट जाएगा, ठीक है 5 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 4, वो जो कि है सेंटीमीटर में, ठीक है। यही हम लोग का हल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की भुजा कितना हो जाएगी हम लोग को 4 सेंटीमीटर। चलिए अगर हम लोग सही किए रहेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग 4 x ऋण 6 है ना, इसमें भी अगर हम लोग x का वैल्यू रखें, ठीक है 5/2 आए, 5/2 यहाँ पर भी रखिए, अगर सही आएगा तो हम लोग कह देंगे सही किए हैं, ठीक है। 4 गुणते 5/2 है और इसमें से 6 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर कितना 5 गुणते 2 मतलब 5 दूना 10, 10 में से 6 आप घटा दीजिए, 10 में से जब 6 आप घटाएंगे ना तो ये आपको 4 सेंटीमीटर ही आएगा, मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दिया है पाठ्यसांख्यिक चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए इस तरह से हम लोग का एक त्रिभुज बना है, यहाँ पे 85 अंश दिया हुआ है 40 अंश, तो इसका x का हम लोग को पूछा है कि ये कितने अंश का है। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का फल होता है 180 अंश, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे ना तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं 9 वाले प्रश्न को। चलिए एक ना हम लोग त्रिभुज यहाँ पे बना ही देते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से कुछ दिया हुआ है, ये 1 अंश का है, ये हम लोग का 85 अंश का दिया हुआ है, और यहाँ पर यह दिया हुआ है 40 अंश का, ठीक है।
चलिए हम लोग जानते हैं ना, लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है कितना, योगफल बराबर 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे चूँकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 85 है ना। इस तरह से हम लोग हल कर लेते हैं, बाद में अंश लगा देंगे। ठीक है, 180 हो जाएगा। ठीक है, सब अंश में। ठीक है, और देखिए इन दोनों को जोड़कर ना बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, x प्लस यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ना तो 5 हो जाएगा, और कितना 5 में 0 जोड़ते हम लोग को 5 मिल कर आए, 8 4 12 होता है, 8 4 12 तो हम लोग को 125 अंश निकल कर आए, तो 180 यहाँ पे प्लस में बराबर को उधर भेज देते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, 180 और ऋण कितना 125। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से आप 5 घटाएंगे ना तो आपका 5 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया है 7, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो आपको निकल आएगा 5। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 1 से घट ही जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये जो कोण हम लोग का है, ये हम लोग का निकल कर आया 55 अंश। ठीक है, अगर आप सही किए रहेंगे ना तो इन तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे ना तो आपको निकल कर आएगा कितना, 180 अंश। चलिए जोड़ कर एक बार दिखाते हैं आपको, 85 55 40 है ना। देखिए 5 5 10 को यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिल लेके लगा तो देखिए यहाँ पे आप ना 5 4 9 होता है, और 9 यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 9 9 18 हो गया ना, तो 180 अंश आ रहा है तीनों को जोड़ने पर। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। तो जो यह x अंश वाला था है ना, ये तीसरा कोण जो x का मान था वो कितना हम लोग का है 55 अंश है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10 वाले को। हम लोग देखिए जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग को दूरी ज्ञात करना। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, इस पर भी रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को चलिए दूरी के हिसाब से लिख लेते हैं इसी को, ताकि हम लोग को गुणा भाग करने में भी आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर देखिए यहाँ पर दूरी रह जाएगा, बराबर के इधर हम लोग इसको गुणा में भेज देते हैं, तो चाल गुणते समय नहीं हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर क्या है, यह भागा में है ना, तो बराबर के इधर गुणा में चला गया, चाल गुणते समय हो गया। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। बाकी देखिए हम लोग को दिया महिला साइकिल से ना किलोमीटर की दूरी ना, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, जो दूरी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, दूरी लिख लेते हैं 4x प्लस 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए हम लोग को जो समय दिया हुआ है ना, कितना 5 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी चाल है ना, हम लोग को तीनों चीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर बस यक्स जो है वो अज्ञात है। ठीक है, चाल हम लोग को दिया हुआ है कितना, यक्स माइनस 2 किमी प्रति हावर, किमी प्रति घंटा। ठीक है, देख रहे हैं कि सब कुछ दिया हुआ है, दूरी भी समय भी चाल भी दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर यक्स को ही हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए दूरी बराबर होता है चाल उड़ते समय, तो चलिए दूरी का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। दूरी का वैल्यू यही है 4x प्लस 1। ठीक है, बराबर चाल हम लोग का क्या है x माइनस 2, और इसमें हम लोग को जो समय है, समय कितना 5 घंटा है, 5 का इसमें गुणा करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 1, 5 का हम लोग गुणा कर देंगे, दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना 5 दूना 10, ऋण 10 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू अधिक है, तो हम लोग ना इस 4x को बराबर के उधर भेज लेते हैं। ठीक है, तो 5x ऋण 4x हो जाएगा, हमने 4x को उधर भेज दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर +1 में और यहाँ पर ऋण में जो 10x के बराबर को उधर भेज लेते हैं, तो देखिए 10 ही रहेगा, 10 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ऋण 10 था, बराबर की इधर हमने धन 10 बना लिया। ठीक है, एक तो यहीं पर था, ये 4x को हमने क्या कर लिया, बराबर को उधर भेज दिया। ठीक है, ऋण 4x हो गया। जब 5x में से आप कितना 4x घटा देंगे तो x सिर्फ बचेगा, 1x बचेगा, 10 1 11 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को 11 है, चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं x बटा x बराबर 11। ठीक है, तो यही हम लोग का कितना तय की गई दूरी हम लोग को ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं दूरी बराबर, लिख देते हैं तय की गई जो हम लोग की दूरी है, वो दूरी हम लोग का यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है कितना 4x प्लस 1 दिया हुआ है ना,
तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग कितना 11 निकाल चुके हैं, तो 4 गुणते एक्स के स्थान पर 11 + 1, ठीक है। तो 11 चौक 44, 11 में 4 गुणा कर दें प्लस 1 अभी जोड़ना बाकी है, तो 44 में 1 पे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और किमी हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। यही हम लोग का प्रश्न का हल है, ठीक है। बाकी एक बार देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बाकी इस फार्मूले पर भी रखेंगे ना तभी भी आपका रहेगा, जो समय रहेगा इसका यहाँ पर गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। भागा में रहेगा तो उसको गुणा में तो लाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग दूरी के हिसाब से ही लिख लिए। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणते समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणते समय हमने लिख लिया, ठीक है। दूरी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर प्रश्न में दिया था, जो महिला है साइकिल से वो कितना यहाँ पे 4x + 1 की भी जा रही थी, 5 घंटे में जा रही थी, और चाल भी हम लोग को दिया था कि x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दूरी के स्थान पे 4x + 1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे समय के स्थान पर 5 रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो चाल था वहाँ पे x - 2 रख दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे 5 में हमने गुणा करके इस तरह से x का वैल्यू हम लोगों ने 11 प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो तय की गई दूरी हम लोग को सिर्फ ज्ञात करना था, दूरी का यहाँ पर कितना वैल्यू दिया था 4x + 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोगों ने कितना रख दिया 11, यही निकाले थे हम लोग। तो 11 चौक 44 में 1 जोड़ दिए 45 किलोमीटर आया दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे महिला द्वारा तय की गई दूरी 45 किलोमीटर। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है, एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 11 वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग इस तरह से बना देते हैं, मान लेते हैं कोई लड़की है ना, वो यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की यह कितना है 20 किलोमीटर है ना, 20 किमी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और इतना दूरी चलने के लिए ना उसको 5 घंटा लगाए, ठीक है, नहीं 2.5 घंटा लगाए, 2 से 1/2 घंटे का समय लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लेते हैं, देखिए यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी उसको जाना था, तो उसने क्या किया ना कुछ देर पैदल गई है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ना यह पैदल गई हुई है, ठीक है। मान लेते हैं x किलोमीटर या पैदल गई, ठीक है। और जो शेष दूरी बचा वो कितना गई, साइकिल से गई है। तो यहाँ पर 20 में से हम लोग क्या कर देंगे, मान लेते हैं जितना दूरी आप पैदल चल चुके हैं उतना को घटा देंगे, ठीक है। तो इतना किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं कि ये साइकिल से गई हुई है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पर इस जो दूरी दिया था इसका हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। देखिए दोनों का जो समय है, समय आपका दोनों का चाल दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, कि पैदल चाल चल रही तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, और जब साइकिल से जा रही थी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम लोग दोनों का समय निकालेंगे ना, पैदल चल रही थी और यहाँ पे चल रही थी, पैदल का समय और प्लस साइकिल का समय, तो दोनों का समय हम लोग जोड़ देंगे तो 2.5 घंटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए माना लड़की की पैदल x किमी चलती है तथा 20 - x हो जाएगा। 20 में से जो जितना आप पैदल चल चुके रहेंगे वो दूरी क्या हो जाएगी, 20 में से घट जाएगी, 20 - x किमी साइकिल से जाती है, ठीक है, साइकिल से जाती है। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं तब पैदल जाने में लगा समय, और देखिए समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल ना। तो देखिए तो पैदल जाने में देखिए उसको कितना समय लगेगा, दूरी वो पैदल कितना जा रही है, हम लोगों ने माना कि x किलोमीटर पैदल जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, दूरी x किलोमीटर की दूरी वह पैदल चल रही थी। अच्छा चाल हम लोग को दिया था कि जब पैदल चल रही थी ना तो वो चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना घंटा, ठीक है। हम लोगों ने दूरी रख लिया, x किलोमीटर वो पैदल गई थी और 5 से हमने भाग दे दिया, यही चाल था हम लोग का, यहाँ वैल्यू रख दिया, तो ये हम लोग का घंटा निकल कर आएगा, ये पैदल जाने में लगा समय। और चलिए और लिख देते हैं साइकिल से जाने में समय लगा, साइकिल से जाने में लगा समय हो जाएगा। फार्मूला तो यही रहेगा, दूरी बटा चाल ही रहेगा, दूरी पक्षांतर करके आप ज्ञात कर लेंगे, है ना, जो अभी आपकी आवश्यकता रहेगी, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि साइकिल से दूरी जा रही थी, ये वाली दूरी 20 - x किलोमीटर, अब साइकिल से गई है 20 - x किलोमीटर, ठीक है।
और देखिए यह जब जा रही थी साइकिल से ना, तो यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, तो यहाँ पर चाल हो जाएगा 10, ठीक है। यह निकल कर रहा है घंटा, ठीक है। लेकिन जब आप साइकिल से जाएँ चाहे पैदल से जाएँ, है ना, जब दोनों का आप समय जोड़ेंगे ना, तो आपका कितना आएगा, 2.5 घंटा ही आएगा, क्योंकि यह 2.5 घंटा में पूरा पहुँच जा रही थी। तो दोनों का समय हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्नानुसार साइकिल तथा पैदल जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा, 2 घंटा ना। तो यहाँ पर हम दोनों के समय को जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों का समय कितना, x/5 घंटा यह पैदल गई थी, और प्लस 20 माइनस कितना, x/10 घंटा यह इससे गई थी साइकिल से ना। यहाँ पे 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा का मतलब 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो गया। हमने इस प्रकार से लिख लिया ताकि आसानी से हल कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देते हैं ताकि हर में कुछ बचे ही नहीं। 10 से कर देंगे तो यह 5 भी 10 को विभाजित कर देगा, 10 से विभाजित कर देगा 2 भी, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए 10 से हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x/5 प्लस 20 माइनस x/10, यहाँ पर भी 10 से गुणा और यहाँ पर भी 10 गुणते 5/2, ठीक है। यहाँ पर हमने 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 x/5, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 10, दोनों पद में गुणा हो जाएगा, 20 माइनस x/10 बराबर, यहाँ पे 2 से यहाँ पे विभाजित हो रहा है ना, 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणते 5 मतलब 25, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 10 5 से विभाजित है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बचा, और प्लस यहाँ से 10 से 10 विभाजित है, इसलिए हमने किया, ठीक है। यहाँ से 10 से विभाजित हो गया, तो 20 माइनस x बचा बराबर कितना, 25, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, 2x में से ऋण x घटा देंगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 20 है ना, बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25 है, 25 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में था, बराबर को उधर ऋणात्मक में आ जाएगा 20, तो जो कि कितना 25 में से 20 घटा देंगे तो जो कि आपका निकल कर आएगा 5, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, x बराबर 5, और ये x बराबर हम लोग का 5 निकल गया। ये x हम लोग का है क्या, यह पैदल चली गई दूरी है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, पैदल लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर कितना निकल कर आए, यहाँ पर 5 किमी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग को जो साइकिल से गई वो दूरी निकालना रहता है ना, तो क्या कर देते, 20 में से यहाँ पर घटा दीजिए, 15 किलोमीटर ये गई है पैदल साइकिल से गई है, और 5 किलोमीटर पैदल गई है, और 15 किलोमीटर यह साइकिल से गई है। देखिए हम लोगों ने किस तरह से किया, हम लोग को यहाँ प्रश्न दिया था ना, एक लड़की ना 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में पूरा कर रही थी, 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि वह कुछ दूरी पैदल जा रही थी और कुछ दूरी साइकिल से जा रही थी, है ना। तो लेकिन हम लोग को दोनों को स्पीड दिया था कि किस चाल से वह जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल जा रही थी, और यहाँ पर जो शेष दूरी है ना, जो साइकिल से जा रही थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि यहाँ पर मान लिया कि वो जो पैदल दूरी जा रही थी वो x किलोमीटर जा रही थी, तो यहाँ से कि x किलोमीटर मान लिया कि पैदल गई है, ठीक है। तो जो 20 में से x घटा देंगे, जो शेष दूरी है वो कैसे साइकिल से जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखिए तो चलती है तथा इतना 20 माइनस x साइकिल से जाती है, ठीक है। तब पैदल जाने में लगा कितना समय हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है फार्मूला, तो यहाँ पे पैदल यहाँ पे x किलोमीटर गई है तो 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि यह जब पैदल जा रही थी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, तो x/5 हो गया, यह घंटा हो गया यहाँ पर हो गया। और जब साइकिल से जाने में उसका समय दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो जो दूरी था 20 माइनस x दूरी, यह कैसे जा रहा था, यह साइकिल से जा रहा था, और किस चाल से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, तो 20 माइनस x/10 हो गया घंटा। जब दोनों हम लोग समय को जोड़ेंगे तो 2.5 घंटा ही मिलकर हो गया, तो साइकिल था पैदल से जाने में लगा समय 2.5 घंटा था, तो हम लोगों ने जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को, तो यह 5/2 के बराबर है, 2.5 घंटा का मतलब 5/2, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर यहाँ पर हम लोग 10 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 5 में भी, यहाँ पर 2 भी था, तो ठीक है। तो हम लोगों ने 10 से गुणा कर दिया ताकि यहाँ पे विभाजित कर ले, ठीक है। तो इस तरह से हम हल कर देंगे अपना, तो x का वैल्यू कितना 5 निकल कर आएगा, और जो कि हम लोग का 5 क्या था, वो लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी था, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए ये हम लोग का समीकरण बना था, रैखिक समीकरण, 10 से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। 10 से दोनों पक्षों में बराबर की इधर भी हमने गुणा किया, बराबर के उधर भी गुणा कर दिया, ठीक है। तो 10 का इस पद में भी गुणा करेंगे, 10 का इस पद में भी करेंगे, तो यहाँ पे 10x/5 हो गया, 10x/5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 से हो गया गुणा, और इस पद में भी होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, और बटा में, और यहाँ पे 20x ऋण x
बटा 10, तो 10 से 10 से यहाँ विभाजित हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 दूना 10 2 बार में विभाजित हुआ था, और यहाँ पर पहले ही विभाजित हो गया 10 से। जब हम गुणा किए तो 2 5 10, यहाँ पर 5 बार गया था भाग, 5 5 25 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2x, ठीक है। यहाँ पे 20, यह तो विभाजित हो गया, तो 20 ऋण x बचा था, 20 ऋण x बटा बराबर 25 बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे 2x में से ऋण x घट गया एक, तो सिर्फ हम लोग को x बचा, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर 25 माइनस 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बराबर के इधर धनात्मक में था, बराबर के इधर ऋणात्मक में आ गया, ठीक है। बराबर 5 हो गया, तो x का वैल्यू हम लोग का 5 निकल कर आ गया, जो था कि लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी था, हम लोगों ने इसको यही माना था, ठीक है। तो x बराबर 5 किलोमीटर आया, ठीक है। तो यही इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया है कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलम्ब पहुँचता है ना, मतलब जब जिस समय पहुँचना है उससे 3 मिनट विलम्ब हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब तो वह कितना 2 मिनट विलम्ब हो जाता है ना। जैसे इनका जैसे यहाँ पर जब स्पीड बढ़ा दे रहा है ना, तो इसका अंतर कितना आ जा रहा है, 3 मिनट इस तरह, 2 मिनट इस तरह, 5 मिनट का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं 12 वाले को ना। देखिए हम लोग इस तरह से चलिए बना देते हैं आपको। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका घर है, ठीक है, और यहाँ पर उसका विद्यालय है माधव का, ठीक है, विद्यालय। तो देखिए दूरी तो सेम ही रहेगी, चाहे किसी भी चाल से जाएँ, तो दूरी हम लोग का सेम रहेगा। तो ये मान लेते हैं कि x किलोमीटर है, ठीक है, उसका घर, ठीक है। तो देखिए तो जब आप ना 12 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे ना, 12 किलोमीटर प्रति आवर, इस हिसाब से जाएंगे तो ये विलम्ब हो जा रहा है, मतलब देरी से ही जाएंगे, ठीक है। और जब आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे, तो देखिए जब आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे ना तो आपको कम समय लगेगा, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे तो आपको अधिक समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि चलिए स्पीड जितना तेज़ रहता है उतना जल्दी हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है, कम रहेगा तो आप देरी से ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच रहा था जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा था तो यह 3 मिनट विलम्ब हो जा रहा था ना, और यहाँ पर पहले ही पहुँच जाएंगे, स्पीड बढ़ा दे रहा था तो यह 2 मिनट पहले पहुँच रहा था, 2 मिनट पहले पहुँच जा रहा था, ठीक है। तो देख रहे हैं इनके समय का अंतर कितना आ रहा है, 3 और 2 5 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस वाले में से हम लोग का समय निकालेंगे ना, यहाँ पर इस स्पीड से जा रहा था और इस स्पीड का दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे तो 5 मिनट के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना माधव का घर से विद्यालय तक की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है, x किमी है। तब देखिए तब हम लोग लिख लेते हैं जब माधव 12 किमी प्रति घंटा जाता है तब लगा समय, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो देखिए दूरी तो देखिए 12 किलोमीटर के हिसाब से जाएँ या 16, दूरी तो यहीं जाना है इसको, ठीक है। तो दूरी कितना x किलोमीटर ही जाना है, लेकिन चाल देखिए जब 12 किलोमीटर जा रहा था तो चाल इतना था, ठीक है। तो इतना हम लोग को समय निकल कर आया घंटा, ठीक है। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था ना तब उसको जाने में इतना घंटा लग रहा है, इतना समय लग रहा है, ठीक है। चलिए तो और फिर लिख देते हैं जब माधव 16 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 16 किमी प्रति घंटा जाता है, विद्यालय ही जा रहा है, ठीक है, जाता है तब लगा समय, ठीक है, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी तो यहीं x किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन चाल यहाँ पे क्या कर दे रहा था, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, ठीक है। तो इतना घंटा, और देखिए जब आप इसके इनमें कितना का अंतर आ जा रहा है, ठीक है, इससे आप 5 मिनट मतलब 3 मिनट देरी से पहुँच रहे हैं, 2 मिनट पहले ही पहुँच जा रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर आपको 5 मिनट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना हम लोग को समय में अंतर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं x बटा 12 ऋण x बटा 16, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट का अंतर आ रहा है,
यहाँ पे 3 मिनट विलम्ब जा रहे हैं, 2 मिनट पहले आ रहे हैं, तो 5 मिनट हो गया। 5 मिनट, मिनट को हम लोग क्या, यह घंटा में, यह भी घंटा में, यह भी घंटा में, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 60 से भाग देकर घंटा में हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 को 16 से भाग देकर इसको घंटा में बदल लिया, सब घंटा में हो गया। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। x बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऋण x बटा 16 है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 5 से विभाजित थे, ये भी 5 से विभाजित थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकमा 5। ठीक है, यहाँ पर 5 एकमा 5 और 5 दूना 12, 5 60 होता है, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 में विभाजित हो जाएगा 5 से, तो यह 12 निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 12 ना 16 और 12 इन तीनों का जब हम लोग लसागु निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 16 यहाँ 48 और 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 48 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ना, गुणा कर देंगे हम लोग, गुणा करने पर। या फिर चलिए हम एक बार आपको निकाल कर ही दिखाते हैं। देखिए 12 16 12 है, तो है ना, चलिए 12 16 का सिर्फ हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि यह जो 12 है वो भी तो 12 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार 12 हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से विभाजित हो रहा है, 6 दूना 12, तो यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आ रहा है 2 से, 2 3 6, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ले जाते हैं 2 से 3, 2 हो गया। चलिए फिर ले जाते हैं 2 से, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया ना, और फिर एक बार 3 से जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 48, यहाँ पर x बटा 12 ऋण x बटा 16। ठीक है, और बराबर के इधर भी 48 से हम लोग गुणा कर देते हैं 1 बटा 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम लोग 12 का गुणा कर देंगे तो 48 x बटा 12 हो जाएगा, ऋण यहाँ पर 48 x बटा 16 बराबर। यहाँ पर हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 16 चौक 48 होता है, तो 16 चौक 4 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 को 6 32 36, 12 चौक 48 होता है, तो 4 बार में यह विभाजित हो गया, तो यहाँ पर 4x बचा और ऋण, और 16 के 32 और 3 48, 16 3 48 होता है 3 बार में, तो यहाँ पर 3x बराबर कितना 4, 4x में से 3x घटाएंगे, सिर्फ x का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 निकल कर आया, इसका मतलब देखिए जो माधव का घर था उसके विद्यालय की दूरी कितना था, यह 4 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं माधव के घर से विद्यालय की दूरी 4 किमी है या थी। ठीक है, चलिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 3 मिनट विलम्ब जाता है, पहुंचता है। ठीक है, जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर से विद्यालय जा रहा था ना, तो 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है अपने समय से। ठीक है, जैसे 10 बजे पहुंचना है तो 10:03 पहुंच रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पर अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जा रहा था ना, तो यहाँ पर यह 2 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा था, मतलब 9:58 पर ही पहुँच जा रहा है। अगर 10 बजे जाना है तो 9:58 पर ही पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं तो इसमें समय में अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्पीड कम है, तो इसमें इसी के समय में से हम लोग ना जो अधिक वाला की स्पीड है, इससे इसके समय को हम लोग घटाएंगे ना तो 5 मिनट आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जब 12 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था माधव विद्यालय, ठीक है, तो उस समय का हम लोगों ने समय निकाला, तो दूरी कितना x हम लोगों ने मान लिया था। ठीक है, दूरी मान लिया था x, क्योंकि यह दूरी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, घर से उसकी दूरी सेम रहेगी। ठीक है, चाहे आप जिस भी स्पीड से जाए, तो यहाँ पर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब x किमी थी, और यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, तो यही हम लोग का हो गया समय। ठीक है, जब क्या हो रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा था, और जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था तब समय कितना लगा, दूरी बटा चाल हमने लिख दिया, तो दूरी तो यहीं रहेगी, लेकिन चाल हम लोग का क्या हो जाएगा 16। ठीक है, यह घंटा। ठीक है, और देखिए जब प्रश्नानुसार बोला ना, ये 5 मिनट का अंतर आ रहा था हम लोग का ना, 3 मिनट इस तरह 2 मिनट कम हो रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9:58 से आप 10:03 तक जाएंगे तो आपको 5 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किया, जो ये वाली दूरी थी ना, जो कम स्पीड वाली दूरी थी, उसमें हम लोगों ने अधिक वाली की घटा दिया। ठीक है, जो इस वाला का समय था, पहले वाले का समय, दूसरे वाले का समय से हम लोग घटा दिया जब कम रफ्तार से जा रहा था, तो ये इसी में अधिक समय लेगा, तो घटाने पर कितना 5 मिनट आ रहा था, तो हमने 5 मिनट को कितना 60 से भाग देकर घंटा में बदल लिया, तो ये जो कि आया हम लोग का 1/12। ठीक है, इसको हमने विभाजित कर लिया, बाकी इसको हम लोगों ने 48 से का 12 16 12 का लसा हो गया 48, तो 48 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा करने के बाद है ना, यहाँ पर भी गुणा किया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 4 बार में विभाजित हो गया था। ठीक है, 12 चौक 48, 16 3 48, यहाँ पे 12 चौक 48 हो गया था। ठीक है, तो 4x यहाँ पर बचा था, 3x यहाँ पर, 4x में से 3x में घटाया, जो कि यहाँ पर बराबर 4 था, तो x का वैल्यू 4 निकल कर आया,
जो कि माधव के घर से विद्यालय की दूरी हम लोगों ने माना था, ठीक है, यही हम लोग का यक्स था। इसलिए माधव के घर से विद्यालय की दूरी कितना 4 किलोमीटर निकल कर आई। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया है, दो संख्याओं का योगफल 710 है, ठीक है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है ना, तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलिए हम लोग हल 13 वाले को लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया, हम लोग लिख देते हैं माना दो संख्याओं का योगफल इतना है, तो माना एक संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। तब दूसरी संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा, 710 दिया हुआ है ना, 710 में से घट जाएगी जितना वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, देखिए जब आप क्या कर देंगे x प्लस 710 ऋण x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है और माइनस घट जाएगा। मान लेते हैं अगर इसका x का वैल्यू 10 भी रहता है ना, x का वैल्यू अगर आपका 10 रहता तो दूसरा जब वैल्यू निकालना रहता है तो क्या करते हैं आप 710 में से 10 को हटाते हैं तो आपको कितना मिलता है 700, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको 710 प्राप्त होता, ठीक है। चलिए तो इसमें से आप जिसकी इच्छा करें उसको आप बड़ा मान सकते हैं ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसी को, x को ही मान लेते हैं कि बड़ा है, ठीक है। या फिर चलिए इसी को मान लेते हैं कि 710 है, यही जो हम लोग की बड़ी संख्या है, ठीक है। 710 माइनस x, यह वाली संख्या यह बड़ी संख्या है। हम लोग इस तरह बढ़ा हुआ चिड़िया का मुंह हम इस तरफ खोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया कि हम लोग को ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, कोई किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना। और देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा कि कह रहा है ना कि जब मान लेते हैं हमने ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप भाग दे रहे हैं ना, तो भागफल हम लोग का कितना आ रहा है, भागफल लिख देते हैं पहले। भागफल बोला कि इसमें से ना इससे आपने भाग दे दिया तो आपको भागफल मिला 12 और शेषफल मिला कितना 8 ना। तो हम लोग भाज्य बराबर जानते हैं, भाज्य मतलब जिस संख्या में भाग दे रहे हैं आप, भाज्य बराबर भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, और भागफल जितना बार आप भाग गया, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 710 ऋण x, इसी की बात कर रहे हैं, यही भाज्य हम लोग का बना, ठीक है। और भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे थे, हम लोग x से भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे x से आप भाग दे रहे थे, तो भागफल मतलब जितने बार भाग गया 12 बार भाग गया, प्लस शेषफल क्या बचा 8 बचा, ठीक है। 710 ऋण x, यहाँ पे 12x हो जाएगा, ठीक है। x में 12 गुणा कर देंगे तो 12x प्लस 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 12x है, बराबर उधर हम लोग बुला लेते हैं, ठीक है। नहीं हम लोग इसको इधर रहने देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ऋण x को ही बराबर के उधर हम लोग भेज देते हैं ना, ऋण x है तो 12x इधर प्लस x हो गया, ठीक है। ऋण x था बराबर को उधर हम धन x भेज दिया, ठीक है। 7x नहीं 710 है, यहाँ पे प्लस में जो 8 है इसी को हम लोग बराबर के इधर बुला लेते हैं ऋण x। देखिए हम लोग जो ऋण x था बराबर को उधर धन x में भेज लिए, और जो यहाँ पर 8 था बराबर को उधर हम लोग ने ऋणात्मक भेज लिया। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ताकि हम लोग को x का वैल्यू एक तरफ निकल जाए, इधर हम लोग करते तो ऋणात्मक में आ जाता, ठीक है। इसीलिए हमने देखिए 710 में से 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 702 मिलेगा, 702, और यहाँ पर 12 में आप एक जोड़ देंगे तो आपको 13x मिलेगा। चलिए इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं, 13x बराबर कितना 702। चलिए हम लोग ना 13 से दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं, ठीक है। इस तरह समझ लिए कि 13 से हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में भाग दे दिया, ताकि यहाँ से गुणा भाग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जीरो को छोड़कर गुणा भाग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जीरो कर देंगे। 13 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बार में विभाजित हो जाएगा, x बचा, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग 13 से भाग देंगे ना, 13 को 26, 13 चौको 52, 13 पाँचे 65, 13 छक 78, ठीक है। 78 अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 13 पाँचे 65 बार ही ले जाते हैं, ठीक है। तो 65 में आप 5 जोड़ देंगे ना 70 हो जाएगा, मतलब 5 हम लोग का बचा, ठीक है। 13 पाँचे 65 और 5 बचा, 5 2 52, ठीक है। 13 चौको 52 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 चौको 52, ठीक है। तो यहाँ पर 702 में आप 13 से भाग देकर देख लीजिए, x का मान कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। मतलब हम लोग को जो छोटी संख्या है ना, x हम लोगों ने किसका माना छोटी संख्या, तब हम लोग लिख देते हैं छोटी संख्या, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया, ठीक है। किसी को भी मानेंगे ना तभी यही उत्तर आएगा, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो छोटी संख्या कितना 54 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बड़ी संख्या हम लोग की क्या हो गई, जिसमें हम लोगों ने भाग दिया था। चलिए बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 710 में से हम लोग को x को घटाना है, तो x मतलब 54 को घटाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 54 घटा देते हैं, 710 में से 54 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग हासिल लेंगे तो 10, ठीक है। 10 में से 6 गया, मतलब 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 0 अब बचा हुआ है, ठीक है, एक हमने ले लिया हासिल।
तो अब देखिए यहाँ से हम लोग 1 ले लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर बचा है 6, 656 बचा हम लोग का, ठीक है। बड़ी संख्या 656 मिली, और जो हम लोग की छोटी संख्या है वो 54 मिली। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना था बड़ी संख्या ना, 656 यही दिया हुआ है 656, तो हम लोग को उत्तर ख वाला बना, ठीक है। चलिए उत्तर हम लोग इसी वाले को लिख देते हैं, ख विकल्प सही है, हम लोग लिख देते हैं 656 विकल्प सही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे ना। तो इस तरह से हमको 1 2 3 समीकरण दिया हुआ है ना, और x + y + z का मान दिया हुआ है ना। तो देखिए क्या करिए ना, चलिए हम हल 14 वाले करने वाले हैं। देखिए इन तीनों समीकरणों को हम लोग लिख देते हैं। देखिए 2y + z बराबर 17, ठीक है। 2z + x बराबर 2z + x बराबर 15 है, ठीक है। और 2x + y बराबर 10 है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग को 3 समीकरण है, तीनों जैसे इधर जैसे बराबर के इधर दोनों तो बराबर ही रहता है, बाएं पास दाएं पास बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये भी चीज़ बराबर है तो इसमें जोड़ दीजिए, ये भी चीज़ इसके बराबर है इसमें जोड़ दीजिए, तीनों समीकरणों को ये आपस में ही जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए इसमें मान लेते हैं, देखिए यह वाली चीज़ है ना, यह दोनों बराबर चीज़ है, यह वाला जो है मान लेते हैं, देखिए यह पहला समीकरण है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग को दूसरा समीकरण को जोड़ना है ना, तो देखिए यह भी चीज़ बराबर के इधर बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है ना, तो यह भी बराबर है 15 को, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 17 हम पहले वाले को लिख लेते हैं एक बार, 2y + z को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यह भी चीज़ बराबर है, बराबर किधर बराबर है, यहाँ बराबर, तो यहाँ पर किसी भी समीकरण में बराबर चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 हम लोगों ने जोड़ दिया, तो इधर भी बराबर किधर जो चीज़ है वो भी जोड़ दीजिए। x प्लस कितना 2z + x था ना, तो 2z + x को जोड़ दिया, बाकी इसको भी जोड़िए तीसरे वाले समीकरण का भी, यहाँ पर इसका हमने 10 जोड़ दिया, तो जो बराबर किधर है वो भी जोड़ दीजिए। 2x + y को भी हमने जोड़ दिया, तो देखिए 3 समीकरणों को हमने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। चलिए बाकी इसको हम लोग हल कर लेते। देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर x कितना 3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1y 2y 3y, ठीक है। 2z 1z 3z, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस सबको जोड़ते हैं, तो 7 5 12 होता है, तो 12 को 2 हाथ में लगा 1 2 3 और 1 हासिल 4, 42 आ गया, ठीक है। जोड़ा था हमने। यहाँ पर देखिए इसमें भी तीनों में 3 कॉमन है, 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना। चलिए या फिर ये समझ लेंगे कि तीनों में दोनों पक्ष 3 से दोनों पक्ष में भाग दे देंगे, ठीक है। तो x + y + z हो गया, ठीक है। हम लोगों ने इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, बराबर 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा में बराबर को उधर भागा में भेज देंगे, या फिर यह समझ लेंगे दोनों पक्षों में 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, x + y + z बचेगा। और यहाँ पर 42 में आपको 42 है ना, 3 से भाग देना बाकी है, तो यहाँ पर अगर 3 से आप भाग देंगे ना, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो x + y + z का वैल्यू आ जाएगा 3 × 3 3 × 4 = 12, इसका 14 वाला सही बनेगा, ठीक है, जो कि हम लोग का उत्तर घ बना, ठीक है। हम लोग लिख देंगे, अतः विकल्प रहेगा, विकल्प कौन सा, ये वाला सही बना था ना, घ 14 सही है, ठीक है। इस तरह से आपको समीकरण दे देना। और यहाँ पर देखिए x + y + z का ही वैल्यू पूछना था, निकालना था हम लोग को ना, तो तीनों समीकरण एक ही में जोड़ दीजिए, बराबर का इधर वाला इधर जोड़ दीजिए, और जो बराबर के उधर था सब बराबर में ही थे, ठीक है। बराबर को उधर वाला को एक में जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमने जोड़ा, ठीक है। तो 3x 3y 3z आ गया, 3 कॉमन हो गया, बराबर को उधर मैंने भेज दिया, भागा में चला गया, ठीक है। तो x + y + z का वैल्यू कितना 14 निकल कर आया। इस तरह से हम लोग का विकल्प घ सही बना। इस तरह से प्रश्न भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे ना। तो इस तरह से हमको कुछ दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग हल 15 वाले करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जो भी प्रश्न दिया हुआ है एक बार हम उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे x - b - c बटा a प्लस x - c - a बटा b और प्लस x - a - b बटा c। यहाँ पर हम लोग को बराबर 3 लाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग को बताना है ना इस प्रश्न में कि x के स्थान पर हम लोग क्या रखें कि 3 के बराबर आ जाए, ठीक है। x के स्थान पर ऐसा हम क्या रख दें कि, तो देखिए आप बारी बारी से इस सबको रखकर आप चेक करिए ना, तो चेक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर यही वाला सही बनेगा जो प्लस वाला है, ठीक है। आप करके चेक करिए। देखिए हम बता रहे हैं किस तरह से, जैसे यहाँ पर x के स्थान पर a + b + c रख देंगे, तो यहाँ पे ऋण b है ऋण c है, ठीक है, और बटा a है, प्लस यहाँ पर भी a + b + c ऋण c ऋण a बटा b है, प्लस a + b + c ऋण a ऋण b बटा c है, ठीक है। हमने बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस में है और माइनस में, प्लस में और माइनस में, ये दोनों विभाजित हो गया, ठीक है। ये b वाला इससे, यहाँ पे प्लस c वाला माइनस c से, a बटा a बचा, ठीक है। यहाँ पर a बटा a ही बचा, प्लस देखिए यहाँ पर
सी है तो प्लस सी माइनस सी कट गया, यहाँ पर ए प्लस में है माइनस में ए कट गया, सिर्फ बी बटा बी बचा, बी बटा बी प्लस यहाँ पर देखिए माइनस बी है माइनस बी से कट गया, माइनस ए से कट गया, सिर्फ सी बचा, सी बटा सी होगा, ए में ए से भाग देंगे एक आएगा, बी में बी से भाग देंगे एक आएगा, सी में सी से भाग देंगे एक आएगा। तो आप तीनों को जोड़ेंगे ना तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर हम लोग का क्या हो गया, ये दाहिने पक्ष के बराबर हो गया, बराबर दाएँ पक्ष, ठीक है, इसी के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पर और कोई रखेंगे ना तो हल ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा रखेंगे ना, यहाँ पर ए को विभाजित कर दे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ऐसा कि जो तीनों में रखने पर ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 3 का आ जाएगा, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विकल्प यही वाला सेकेंड वाला सही बनेगा, अतः विकल्प सेकेंड ए प्लस बी प्लस सी सत्य है या सही है लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।